हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड पेपर 2024 यानी कि बोर्ड का एग्जाम देना है ना, और उसमें आपको अगर केमिस्ट्री का पेपर देना है ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी नेम रिएक्शंस होती हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें हम नेम रिएक्शंस की बात करते हैं, जो हमारी नाम वाली अभिक्रिया आती है, जैसे हैलोफार्म हो गई, कार्बेलिमीन हो गई, वोल्टेज हो गई, वोल्टेज फिटिंग हो गई। इस तरीके से जो नाम वाली अभिक्रियाएं आती हैं, और वो अभिक्रियाएं आज हम पढ़ने वाले हैं, जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, अगर मॉडल पेपर उठा के देखोगे, तो वहां पर आपको कई वर्षों में मिलेगी। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे अभिक्रियाएं होंगी जो न्यू होंगी, और जिनकी बोर्ड एग्जाम 2024 में आने का जो परसेंटेज है, वो मात्रा है, वो सबसे ज़्यादा होने वाली। तो आइए सबसे पहले हम रिएक्शन फर्स्ट को देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। और ये चीज़ आपको पता है कि रिएक्शन जो नेम रिएक्शंस होती हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 100% आती हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि पहली एक रिएक्शन हमारी होती है हेलोफार्म अभिक्रिया। हेलोफार्म अभिक्रिया क्या होती है? कौन से कंपाउंड्स जो होते हैं जो हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं, कौन से कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो अगर हमें हेलोफार्म अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी आए, क्योंकि जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आएगी, तो कहेगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, या कहेगा हेलोफार्म अभिक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो होता क्या है, जब बच्चों हेलोफार्म अभिक्रिया बनाएंगे तो उसमें हम जो परिभाषा लिखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। जब एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिसमें ऑन टू या ऑल टू, यानी कि समझिए एथिल अल्कोहल होना चाहिए, एसिटल्डिहाइड या फिर एसीटोन, या फिर ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें ऑन टू या फिर ऑल टू लगा हो। यानी कि ऑन टू और ऑल टू का मतलब होता है लास्ट में जो कंपाउंड लगे होते हैं, मतलब लगभग 2 कार्बन होंगे। ठीक है, उसमें ऑन टू या फिर ऑल टू लगा होना चाहिए। ठीक है, लगा हो, बे सभी यौगिक हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। ऐसे सभी जो भी कंपाउंड्स होंगे वो हेलोफार्म अभिक्रिया देंगे। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आप लिख लीजिए। अभी हम बता रहे हैं, जब एथिल अल्कोहल उपयुक्त यौगिक में से किसी एक यौगिक को हैलोजन तथा क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफार्म अभिक्रिया बनती है। समझिएगा। देखिए, अब हमने मान लीजिए एक जो कंपाउंड है, इनमें से कोई एक कंपाउंड हमें लेना, कोई भी एक कंपाउंड ले लीजिए। अब उपयुक्त जो कंपाउंड है, इनमें से किसी में से एक, कोई भी आप एक यौगिक चुन लीजिए। उस यौगिक को हैलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जो कंपाउंड होते हैं, उनको हैलोजन परिवार के जो भी तत्व हैं उनमें से कोई एक हैलोजन ले लेंगे और उसको NaOH के साथ गर्म करेंगे। NaOH के साथ जब हम गर्म करेंगे तो जो भी अभिक्रिया बनेगी वो हमारी हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाएगी। तो देखिए बच्चों, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले लिया, मेथ 2 कार्बन है तो एथिल अल्कोहल हो गया, क्योंकि OH लगा है। इसका अगर आप IUPAC नाम की अगर आप बात करोगे तो हो जाएगा एथे, और OL आल समूह लगा तो हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन की जगह पर हमने ले लिया क्लोरीन, और हमने के लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हमने NaOH को ले लिया। अब जो NaOH है, इसको हमने जब क्रिया कराई, इसकी क्रिया होती तो बच्चों हमारा सबसे पहले बनता है क्लोरोफार्म। अगर यहाँ पर Cl लगा तो क्लोरोफार्म बनेगा। यहाँ पर अगर अब I2 ले लेते तो आइडोफार्म बन जाता है। यहाँ पर अगर Br2 ले लेते तो ब्रोमोफार्म बन जाता। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, अगर आपने यहाँ पर NaI लिया होता, यहाँ पर अगर आपने Br लिया होता तो NaBr बन जाता। या यहाँ पर आप जो भी हैलोजन लोगे ना, वही हैलोजन इधर आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया है, फिर NaCl प्लस जल और HCOON, सोडियम फार्मेट। अब बात आती है इस रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो बच्चों इधर देखिए, क्लोरीन कितने 3 है। अब यहाँ पर देखिए, क्लोरीन के पास हमने 4 बढ़ाए। आप सिर्फ याद रखिएगा कि हमें 4 क्लोरीन के पास बढ़ाने। ठीक है, क्या याद रखना है कि हमें 4 क्लोरीन के पास बढ़ाने पड़ते हैं। आप अगर 4 क्लोरीन के पास जैसे ही बढ़ा दोगे, फिर आप क्या करोगे, क्लोरीन हमारे 4 दूनी 8 हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 3 है, अब हमें करना कितने 8 है, सिर्फ यहीं पर लगा है Cl, तो हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई की तो 5 इधर हो गया, 3 8 हो गया। ठीक है, अब 8 क्लोरीन बैलेंस हो गए। अब हुआ क्या कि सोडियम जो था वो कितने हो गए, 5 और 1 6 हो गए। अब हमें सोडियम के पास 6 बैलेंस करना है, और जैसे आप सोडियम के पास 6 बैलेंस करो, 2 कंपाउंड बैलेंस है, तो पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस है, चाहे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेलोफार्म अभिक्रिया बनाना है, क्योंकि ये जो ऐसी अभिक्रिया जो बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप प्रीवियस से देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, अगली रिएक्शन बच्चों हमारी है, अगली अभिक्रिया है हमारी कार्बिल अमीन अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों, कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या करना होता है, इसको जब ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं कोई रामायण नहीं लिखने वाला हूँ, और अगर बच्चों आपको जो परिभाषा इसमें दी गई है, ये जो परिभाषा दी गई, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको एक अभिक्रिया की परिभाषा बोल दे रहा हूँ, वो लिख लीजिए। क्योंकि बच्चों एक किताबी लैंग्वेज है, आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखिएगा, इसमें लिखिएगा, जब एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन तथा NaOH के साथ गर्म करते हैं, आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन तथा क्षार के साथ गर्म करते हैं, तो जो भी कंपाउंड बनता है हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। देखिए क्या लिखना है, जब एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर
गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया बनती है। अब जो अभिक्रिया बनती है वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए। और या फिर आप ऐसे लिखिए, जब एथिल अल्कोहल और हाइड्रोजन तथा क्षार के साथ गर्म करते हैं, जब एथिल अल्कोहल और हाँ, जब बच्चों यहाँ पर आप इस कंपाउंड का नाम लिखोगे तो हाइड्रोजन नहीं करोगे, तो वहाँ पर आप कंपाउंड दोगे। जब एथिल अल्कोहल और क्लोरीन की क्रिया NH के साथ कराने पर या गर्म करने पर हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है, ये अभिक्रिया हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया, इसका बच्चों नाम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आप अभिक्रिया की परिभाषा भी लिख सकते हो। और जो कार्बिल अभिक्रिया होती है इसमें लिखेंगे, जब एथिलेमीन को, जो हमारा एथिलेमीन है उसको क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए अब हमें क्लोरोफॉर्म एथिलेमीन लेनी है, क्लोरोफॉर्म लेना है, फिर हमें लेना है एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एथिलेमीन ले लिया। आप यहाँ पर एनिलीन ले सकते हैं जिसका सूत्र होता है C6H5NH2, ठीक है, एनिलीन ले सकते हैं। हुआ कि हमने एथिलेमीन का सूत्र होता है C2H5NH2 होता है, प्लस हमें क्या लेना, क्लोरोफॉर्म हमने लिया, फिर एल्कोहली KOH ले लिया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई तो हमारा क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड NC होता है, आइसोसाइनाइड KCl प्लस जेल होता है। अब हमें क्या करना पड़ता है, 3 KOH के पास बढ़ाने पड़ते हैं, 3 KCl और 3 H2O के पास बढ़ाने पड़ते हैं, और हमारी रिएक्शन जो है वो बच्चे बैलेंस हो जाती है। होता क्या, रिएक्शन भी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर भी आपको रिएक्शन भी मिलने वाली है, ठीक है। अगली बच्चों हमारी जो रिएक्शन आती है उसमें हमें आती है वोल्टेज अभिक्रिया, और जो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम से ज़्यादा पूछी जाती है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिएगा, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। एल्केन का मतलब एन मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, एल्केन बनता है, ठीक है। अब वो एथेन बन सकता है, प्रोपेन बन सकता है, जो भी बनने का एथेन बन सकता है, मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जो एथेन बनेगा, ठीक है, एल्कोहलिक, जब एल्किल हैलाइड, बच्चों जो हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड का मतलब उसमें एल्किल समूह भी होनी चाहिए और हैलाइड समूह भी होना चाहिए। हैलाइड तो मैंने आपको बता दिया, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि होते हैं, ठीक है। तो हमने उनमें से कोई एक हाइड्रोजन ले लिया और अब मान लीजिए हमने जो एल्किल समूह था उसको R से लिखा और हाइड्रोजन को X से लिखा। अब हमने क्या किया, इसको सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई क्रिया तो एल्केन बनता है। एल्केन का सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड R। हमने क्या किया, 2NaX हमारा निकल गया, यहाँ से हमने वैलेंस भी कर दी। अब बात आती है सर, अगर हम R के स्थान पर मान रखें और जो हमारा X है इसके स्थान पर मान रखें तो देखिए क्या होगा, अगर बच्चों हम R के स्थान पर हम CH3 रख देते हैं और X के स्थान पर I लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, फिर हम इसके सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड R था तो यहाँ पर R के स्थान पर CH3 रखा, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, प्लस NaX था, अब NaX की जगह पर हमने रखा I तो NaI हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस भी कर लेना, समझ में आया। अगली देखिए बच्चों, अगली अभिक्रिया बच्चों हमारी जिसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिए। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया में क्या करते हैं, जब हम कोई अगर मान लीजिए एल्डिहाइड लेते हैं, मान लीजिए हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया। अब बेंजल्डिहाइड की जो क्रिया है वो कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ कराएंगे। जो हमारा बेंजल्डिहाइड है इसकी क्रिया क्या करेंगे, कास्टिक क्षार जो होते हैं उनके विलयन जो होता है उनके विलयन के साथ कराएंगे। सांद्र विलयन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ कराने पर जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो बेंजिल अल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट बनता है। तो क्या बनता है, बेंजिल अल्कोहल बनेगा, बेंजिल अल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट बनता है। ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अब हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो मान लीजिए हमारा बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO, या आप रिंग के अंदर भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब NaOH है, इसकी जब हम कास्टिक क्षार का मतलब होता है NaOH, ठीक है बच्चों। जब इसके साथ आप क्रिया कराएंगे, जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाए, पहला हमारा बेंजिल अल्कोहल, तो पहला वाला कंपाउंड क्या है हमारा बेंजिल अल्कोहल, दूसरा क्या है सोडियम बेंजोएट, फिर दूसरा C6H5COONA जो है ये हमारा सोडियम बेंजोएट। नाम सारे के लिखे हुए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको रिएक्शन को, क्योंकि हमारे पास C6H5 जो है वो डबल है तो हमें यहाँ पर 2 से बैलेंस करना पड़ेगा और हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कैनिजारो अभिक्रिया याद रखना है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने रिएक्शंस के बारे में आपको और भी अच्छे तरीके से बताया था, जिसमें मैंने एक एक करके रिएक्शन आपको बताई थी, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा सर हमें और भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट दीजिए, तो मैंने आपको ये वीडियो अपलोड किया। इससे पहले मैं लगभग 10 से 15 रिएक्शंस आपको पढ़ा चुका हूँ, वो भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और कुछ हमें इंपॉर्टेंस मिल गई हैं, तो इनको भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों जो हम अपने जो हमारे ऑफलाइन बैच है जो उसमें हम क्या करते हैं, जो अनसॉल्व पेपर सॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो रिएक्शंस मिलती जाती हैं वो आप लोगों के लिए मैं
प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है बच्चों, होता क्या है, स्मिथ अपक्रिया एक आती है जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 2 से 3 बार पूछी गई है। स्मिथ अपक्रिया का सीधा सा मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है हमें एमीन बनाने की विधि है। ये जो क्या होती है, एक प्राइमरी अगर हमें एमीन बनानी है तो स्मिथ अपक्रिया आप लगा दीजिए, वहाँ पर हमें प्राइमरी एमीन मिल जाएगी। देखिए वही हमने लिखा है, यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक एसिड यानी कि हाइड्राजोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है और इसकी क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल यानी कि एसिड है, इसके साथ हमें कराना है। और हाइड्राजोइक अम्ल जो होता है इसका बच्चों सूत्र होता है NH3H H3H AN3H। ठीक है, N3H जो होता है इसके साथ हम करा देंगे। और क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 लेते हैं, इसकी में प्रेजेंस रखना पड़ता है और जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। तो क्या होता है, इससे जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारी मेथिल एमीन बन जाती है और प्राइमरी एमीन हमारी बन सकती है। ठीक है, अब हमने मान लीजिए हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका सूत्र होता है C6H5COOH। ठीक है, अब हमने के लिए यहाँ पर ले लिया और फिर हमने हाइड्राजोइक अम्ल लिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थित की तो हमारा मेथिल एमीन बन गया CO2 और हमारा H2 बाहर हो गया। अब ये जो अभिक्रिया बनी है, ठीक है, ये हमारी स्मिथ अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, इसका नाम है मेथिल एमीन, एस हाइड्राजोइक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगली एक बच्चों हमारी रिएक्शंस जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आती है, विलियम संश्लेषण अपक्रिया। कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए विलियम संश्लेषण अपक्रिया में क्या करते हैं बच्चे, काफ़ी इसमें गलत भी कर देते हैं। जब एथिल ब्रोमाइड, हमारा जो एथिल ब्रोमाइड होता है उसको सोडियम एथॉक्साइड, देखिए एथिल ब्रोमाइड तो याद रख ले, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं यहाँ पर, तो गलती नहीं करना। सोडियम एथॉक्साइड जिसका सूत्र होता है सोडियम एथॉक्साइड का जो सूत्र होता है C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड, जो ये लिखा हुआ है के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। ये अपक्रिया हमारी जो विलियम संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। होता क्या, देखिए हमने क्या लिया, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। ठीक है, फिर हमने लिया एथिल सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONA। ठीक है, हमने इसके साथ जब क्रिया कराई तो हमारा क्या बनता है, डाई एथिल ईथर। अब डाई मतलब 2 है, एथिल मतलब मेथ, 2 कार्बन है एथिल, और ईथर क्योंकि बीच में O लगा है तो डाई एथिल ईथर, ईथर हमारा समूह लगा है। अब हमें क्या पड़ता है, यहाँ पर NaVr हमारा जो है वो निकल जाता है। समझ में आया? तो ये थी विलियम संश्लेषण अपक्रिया, इसे भी याद रखिएगा। अगली देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन है बच्चों HBZ अपक्रिया। HBZ अपक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आई हुई है। HBZ अपक्रिया में क्या करते हैं, हमें सबसे मेन जो इसमें याद रखना होता है वो लाल फास्फोरस। अगर आप इसकी प्रेजेंस नहीं रखोगे तो और भी बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जो हमारी HBZ अपक्रिया है इसमें हमें लाल फास्फोरस जो है इसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसकी में प्रेजेंस ही जो है वो 100% रखनी होती है। होता है क्या, जब एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी से कह सकते हैं, एसिटिक अम्ल जो होता है, ठीक है, अब हमें एसिटिक अम्ल इसमें कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है COOH होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, एसिटिक अम्ल जो होता है वहां पर भी हमने एसिटिक अम्ल लिया था। ठीक है, अब एसिटिक अम्ल जो होगा इसकी क्रिया हम क्या करेंगे, लाल फास्फोरस की उपस्थित, हमें क्या करना है, लाल फास्फोरस जो है बच्चों उसकी में प्रेजेंस रखनी है, उपस्थित रखनी है। अब इसकी लाल फास्फोरस की उपस्थित में जो हमारा एसिटिक अम्ल है इसकी क्रिया हम क्लोरीन के साथ करा देंगे। क्लोरीन के साथ कराने पर तक तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, यानी कि जिसका सूत्र होता है CCl3COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मतलब एसिटिक अम्ल जो हमारा समूह लगा हुआ है। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3 क्लोरो। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल हमारा एक बन जाता है। अब क्या होता है, 3HCl बाहर हो जाता है, Cl2 के पास में 2-3 बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर Cl3 3 हो जाएंगे, 3 यहाँ पर Cl यूज हुए, यहाँ पर 1 तो 4 हो जाते, बैलेंस नहीं होता, तो हमने यहाँ पर 3 बढ़ाए तो हो गए Cl3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 यूज हुई है, 3 यहाँ पर हो गए, तो हमारे टोटल 6 जो क्लोरीन थे वो बैलेंस हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको HBZ अपक्रिया याद रखिएगा। और एक हमारी लास्ट रिएक्शन है क्लीमन-सन अपचयन अपक्रिया। देखिए बच्चों, क्लीमन-सन अपचयन क्या होता है, जब एसिटल्डिहाइड का अपचयन करते हैं जिंक अमलगम तथा सांद्र जो HCl ले लेते हैं इसकी उपस्थिति में करते हैं। देखिए जिंक अमलगम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, देखिए जब एसिटल्डिहाइड का अपचयन जिंक अमलगम, देखिए जो एसिटल्डिहाइड होता है इसका हम अपचयन करते हैं जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते तो एथेन बनता है। हमारा एसिटल्डिहाइड लिया हमने, उसका अपचयन जो है, उसका अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, अपचयन जो है उसका हम जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कराया जाता है, यानी कि उसकी उपस्थिति में किया जाता है, तो हमारी एथेन बनती है। और ये अभिक्रिया हमारी क्लीमन-सन अपचयन कहलाती है। जिंक अमलगम का सूत्र होता है Zn और Hg हमारा होता है मिक्सअप हुआ। ठीक है, जिंक अमलगम सांद्र HCl प्लस जिंक और हमारा जिंक अमलगम रहेगा। ठीक है, Zn Hg जो है जिंक अमलगम है। ठीक है, अब हमारा इसमें जब क्रिया कराएंगे तो हमारा क्लीमन-सन अपचयन जो अभिक्रिया होती है इसमें एथेन बनती है। अब ये एथेन हमारी जो बन गई, अब हमारी जो एक रिएक्शन बनके तैयार हुई, इस अपक्रिया को हम नेम रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं क्लीमन-सन अपचयन अपक्रिया। और ये क्या होता है, एक रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर होती है, कैसे प्राप्त करोगे, क्या, एसिटल्डिहाइड से एथेन,
ये रिएक्शन आती है तो वहाँ पर भी आपको यही रिएक्शन लगानी पड़ती है। तो बच्चों आई होप आपको ये सारी रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गए हों। जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे जो मैंने नहीं पढ़ाई थी वो मैंने आज के इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लिए। इन सभी रिएक्शंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको सारी रिएक्शंस और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्यूरी आपकी रहती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका आपको जवाब 100% प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।